आज हम बात करेंगे कि मणिपुर का म्यांमार से और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो नेबरहुड है इंडिया का, उससे क्या रिलेशन है, कि ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में भी जानेंगे कि इतना ज़्यादा ड्रग का मैनेस क्यों है पूरे इस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया में, और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये म्यांमार अफ़गानिस्तान के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इलिसिट ओपियम का। तो ये कैसे निकला, इस कंडीशन में कैसे आया, तो इस सब के बारे में जानेंगे हम। और इसका कारण एक जो हमारी मणिपुर में जो वायलेंस हुई है वो, उसमें एक जो ट्रिगर पॉइंट बोल सकते हैं वो ड्रग जो पॉपी कल्टीवेशन के हटाने के लिए जो एविक्शन ड्राइव चला था वो भी था। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो करंट कंडीशन तो हमने जान ली कभी क्या है। अब बात करते हैं जो बॉर्डर्स किस किस के साथ लगती है म्यांमार की। म्यांमार की नॉर्थ साइड में बॉर्डर लगती है चाइना के साथ में। ये चाइना का यूनान प्रोविंस है। इसके इधर की साइड में लाओस है। इसके एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर बोले थाईलैंड है। सदर्न साइड में इंडियन ओशन है। इसके वेस्टर्न साइड में इसकी इंडिया और बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है। तो हमें एक तो बॉर्डरिंग कंट्रीज याद होनी चाहिए, इनका ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जाने पर इनकी ये लोकेशन भी हमें याद होनी चाहिए। तो ये इसकी बॉर्डर्स होगी। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार की हिस्ट्री इसकी, क्योंकि इसमें मल्टीपल एथनिसिटीज़ रहती हैं तो उसके कारण की बहुत ही ट्रबल्ड हिस्ट्री रही है। इसमें क्लैशेस, वायलेंस बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन जब 1947 आते आते इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके बाद में भी बहुत सारी जो एथनिसिटीज़ थी बॉर्डरिंग एरियाज़ का, क्या बॉर्डरिंग एरियाज़ जो थे वो हिली रीजन्स हैं ये सारे के सारे। तो ये हिली रीजन्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था नहीं। जो सेंट्रल एरियाज़ हैं या फिर जो सदर्न वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। तो उसके कारण क्या होता है कि जो ये अनकंट्रोल्ड रहे थे तो ये कभी किसी के अंडर आना भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे जनरली इनके मिलिशियाज़ फॉर्म हो गए थे, इन्हीं ट्राइब्स के, इन्हीं कम्युनिटीज़ के अपने अपने मिलिशियाज़। तो ये आर्मी के अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो एक तरह से सिविल वॉर तो नहीं बोल सकते, बट ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि आर्मी को हर फ्रंट पे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से लड़ना पड़ रहा था देश को एक साथ रखने के लिए। उसी टाइम पे क्या होता है कि चाइना में यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की माओ जेडोंग आ जाता है। माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी का हेड था उस टाइम पे, और ओपियम वॉर्स के बाद में ब्रिटेन के इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स थे। तो उसको ड्रग एडिक्शन को कम करने के लिए माओ जेडोंग ने मिलियंस ऑफ जो लोग थे जो एडिक्ट्स उनको मारा भी था, जो ड्रग डीलर्स थे उनको भी इसने मारा था। और उसके बाद में जो बहुत सारे ड्रग डीलर्स थे वो फ्लू करके यहाँ यूनान प्रोविंस से, ये जो यूनान प्रोविंस है चाइना की, यहाँ से ये म्यांमार आ जाते हैं। और एक कारण तो ये भी है इसका। और दूसरा उस टाइम पे ये था कि चाइना में दो पार्टीज़ थी, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी थी वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंगतांग, जिसको केएमटी भी बोलते हैं अभी, जिसकी ताइवान में बाद में गवर्नमेंट बनी थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुओमिंगतान जो आर्मी थी वो हार जाती है और ये फ्लू करके यहाँ पे आ जाते हैं, शान प्रोविंस में आ जाते हैं यूनान प्रोविंस से। तो यहाँ पे जो कुछ ड्रग ट्रेडर्स थे वो पहले से ही थे। ये कचिन प्रोविंस थी, ये यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो ये चाहती थी, ये आर्मी चाहती थी कि कैसे भी अपना पावर रिगेन करके ये वापस से काउंटर अटैक करे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पे। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था, कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो चुका था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूएसए कुओमिंगतांग को सपोर्ट करता है, और ये थाईलैंड के थ्रू, थाईलैंड भी उस टाइम पे प्रो यूएसए था। तो हम बोल सकते हैं उस टाइम पे म्यांमार मल्टीपल आइडियोलॉजीज़ के बीच में फंसा हुआ था। थाईलैंड था प्रो यूएसए, कैपिटलिस्ट को सपोर्टिव था ये। लाओस में उस टाइम पे वॉर चल रहा था, ये वॉर टोन कंट्री थी। इधर चाइना की बात करें तो चाइना कम्युनिस्ट था। इंडिया की बात करें तो इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो कर रहा था, ये किसी की साइड ले नहीं रहा था। तो ऐसी कंडीशंस में म्यांमार डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किस साइड जाए। और ऊपर से उसके हम देख सकते हैं कि ये जितने भी इसके स्टेट्स हैं, मंडले हो गया, शैंगिंग हो गया, ये यहाँ मणिपुर है हमारा, कचिन हो गया, शान हो गया, ये सारे स्टेट्स के नाम उनकी वहाँ की जो एथनिसिटीज़ है, वहाँ की कम्युनिटीज़ के ऊपर है। तो ये कोई कंट्री पहले से ही इतनी एथनिकली डिवाइडेड है, और ऊपर से सभी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें डिवाइड बहुत ज़्यादा है। सब ने अपने मिलिशियाज़ बनाए हुए हैं, आर्म्स हैं उनके पास में। तो इस वजह से यहाँ की आर्मी इसको एक साथ रखना चाहती थी। बट उसी टाइम पे ये कुओमिंगतांग एंटर कर जाता है, और कुओमिंगतांग जो आर्मी थी कुओमिंगतांग की
ये मिलिशियाज़ क्या कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे कचिन और शान प्रोविंस को कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे म्यांमार की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस टाइम तक म्यांमार में थोड़ा बहुत ड्रग्स का था, बट इतना ड्रग्स का नहीं था कि एक ड्रग इकोनॉमी में डेवलप हो जाए। कुन मिंगतांग क्या करती है, अपनी आर्मी को फंड करने के लिए ये यहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन चालू कर देते हैं, और उस कल्टीवेशन को धीरे धीरे ग्रो करके ये लोग वेपन बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, इनको सीआईए भी, जो यूएसए था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। उसका एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन पेपर। ये इसने स्टार्ट किया था कि केएमटी को कैसे वेपन सप्लाई किए जाएं थ्रू थाईलैंड, तो थाईलैंड भी इसमें सपोर्ट कर रहा था। तो म्यांमार का बेसिकली अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे कोई कंट्रोल था नहीं। तो ये क्या करता है उस टाइम पे, अपनी कंट्री से ये ड्रग मैनेज को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन सब चीज़ को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उससे बात करता है। और ये 1953 में यूएन को एक नोटिफाई कराता है सारे एविडेंसेस के साथ में कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ड्रग्स का यूज़ करके एक नारकोटिक आर्मीज़ बिल्ड की जा रही है हमारी कंट्री में। तो उस टाइम पे चाइना इसको सपोर्ट करता है, और यूएसए को उस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे एम्बेरसमेंट होता है, क्योंकि ये कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के चक्कर में ये सपोर्ट कर रहा था केएमटी को, बट ये एक रॉन्ग वे से कर रहा था। तो उस टाइम पे यूएन एक कमेटी बनाता है जिसमें थाईलैंड, ताइवान, चाइना, म्यांमार और यूएसए थे। ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके जितने भी जो कुन मिंगतांग की जो आर्मी है ये वापस जाएगी। उसका टाइम डिसाइड हो गया था, वो 7 नवंबर 1953 से उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो बहुत सारे जो मिलिशियाज़ थे, उन लोगों के यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो गया था ड्रग्स का, ड्रग डीलिंग का, तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो यहीं रुक जाते हैं। अराउंड 6000 जो मिलिशियाज़ थे वो रिटर्न ही नहीं होते, ना ताइवान जाते हैं ना चाइना जाते हैं। उनके साथ में जो म्यांमार की आर्मी थी, इसका वॉर चला है एटलीस्ट 1961 तक, जिसमें चाइना ने भी हेल्प की थी। तो इतने दिन आते आते अप्रॉक्सीमेटली ये 10-12 सालों में जो ड्रग इकॉनमी थी बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो जाती है। और ये जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, ये लोग भी आर्मी, जैसे शान हो गए, कच्छन हो गई, ये वहाँ की ट्राइब्स थे, इन लोगों का भी वो डेली उसका हिस्सा बन चुका था। ये बैकआउट नहीं करना चाहते थे अपने डेली जो मनी थी उस पर, तो ये आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे, म्यांमार की को। और हम अगर देखें म्यांमार का जो कंडीशन अगर हम देखें, तो इसका जो शान प्रोविंस के एरियाज़ है उसको मल्टीपल जो नारकोटिक्स मिलिशियाज़ उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। जो रेड एरिया है वो म्यांमार आर्मी, जो पर्पल वाला है वो एक्स मिलिशियाज़ थे खुनशा, जैसे आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है। ये ड्रग लॉर्ड था, बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, जो 1980 से लेकर 1990s तक रहा। उस तक बहुत ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंस थी। अप्रॉक्सीमेटली जो 40% तक जो ड्रग जाता था यूएसए में, उसका ये सबसे बड़ा सप्लायर यही था। तो उसके मिलिशियाज़ हैं ये पर्पल वाले। और अभी जो ये वाला रीजन है हमारा, ये इस रीजन में ये वाह आर्मी है। इसकी फंडिंग, इसका जितना भी फाइनेंसिंग है, वेपन्स हैं, वो सब चीज़ की सप्लाई चाइना करता है, ताकि जितने भी ये ड्रग मेनेस है या फिर जो भी ये है, ये चाइना की यूनान प्रोविंस में एंटर ना करें। तो एक तरीके से ये ग्लोबल एम्पायर। अगर हम देखें इसका कहाँ कहाँ ये इसकी सप्लाई होती है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, यहाँ पे आता है ये। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा थाईलैंड में, देन ये फिलीपींस में भी बहुत ज़्यादा। जो पूरा साउथ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे बेसिकली 2 ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक तो याबा है, जिसको आइस भी बोलते हैं। ये टैबलेट्स की शेप में भी यूज़ आता है, वैसे भी आता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एक मेथ है, एक केटामाइन है, एक मेथाम्फेटामिन है। तो ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं, इनकी लार्जेस्ट क्वांटिटी में सप्लाई होती है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अभी अगर हम बोले सबसे बड़ा जो सप्लायर है इसका कौन है, तो वो अफ़गानिस्तान है पूरा, जो ओपियम का सप्लायर है। बट जो सेकंड लार्जेस्ट है वो म्यांमार है। ये गोल्डन ट्रायंगल हम बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनता है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिला के। तो ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये गोल्डन ट्रायंगल में आती हैं। अगर हम देखें ये ड्रग जो कहाँ कहाँ तक सप्लाई होते हैं, ये यहाँ से जाके न्यूजीलैंड से पूरे ऑस्ट्रेलिया, देन ये पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं। तो अगर हम बोलें, अगर यूएन के जो ड्रग डिपार्टमेंट उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो पिछले साल 2022 में मोर देन 1 बिलियन जो टैबलेट्स थी याबा की और मैथ की, वो सप्लाई की गई थी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से टेरर, नार्को टेरर का वो है, फाइनेंसिंग का वो है।
लेकिन अगर हम सोच सकते हैं कि इतने सारे इसकी जो मनी फंडिंग है ये कौन करता है, इतने बड़े सारे मिलिशियाज़ हैं, इनका क्या वो है, इंडिया की सिक्योरिटी में क्या इसका रोल है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इनकी अगर म्यांमार में हम देखें कि म्यांमार में जो भी है वहाँ पे जितने भी मिलिशियाज़, हर ट्राइबल कम्युनिटी जो भी ये ओपियम उगाती है, उनकी बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो एक वा आर्मी ये यहाँ पे यूनान प्रोविंस की बॉर्डरिंग एरियाज़ में है ये। इसकी जो वेपन्स आते हैं जितने भी इनके, ये चाइना सप्लाई करता है। और उसके बाद में ये अपना ड्रग ट्रेड चलाते हैं। फिर ये ड्रग सप्लाई होता है साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया और पूरे यूरोप और यूएसए में। उसके बाद में इसकी जो मनी होती है इनडायरेक्टली जाती है हांगकांग और चाइना के जो शैडो मार्केट्स होते हैं, और उसके बाद में ये इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये चाइना में पहुंच रही है। तो ये एक तरीके का नार्को कॉलोनियलिज्म है चाइना का। तो ये अल्टीमेटली जो अपने साउथ ईस्ट एशिया से जो ड्रग चल रहा है, जो वेपनाइजेशन हो रहा है, ये सब इसमें चाइना का हाथ है। अगर इसमें इंडिया का क्या लिंक है इसमें, तो फर्स्ट तो हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो ड्रग बनाने में काम होते हैं, उनकी स्मगलिंग की जाती है। दूसरा होता है एक एफेड्रिन करके एक ड्रग होता है जिसकी सप्लाई जिसको ये ड्रग्स बनाने में, मेथ बनाने में, याबा बनाने में इसका यूज़ होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से यहाँ से सप्लाई की जाती है उसकी। और उसी के कारण हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमेशा इंसर्जेंसी रहती है, और इसी का चाइना यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो एथनिक डिवाइड्स हैं जैसे म्यांमार में है वो बहुत ज़्यादा है, तभी म्यांमार में आपने कभी हमेशा मिलिट्री रूल देखा है, मास मर्डर्स देखे हैं, इसी चीज़ वजह से न्यूज़ में रहता है। और सेम इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो एथनिक डिवाइड्स का यूज़ करके कुकी, मेथी, इन सब का और ड्रग्स का यूज़ करके, और हमारी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम पॉलिटिकली हम सॉल्व नहीं कर पाए, बट मेन रीज़न इसका हम बोल सकते हैं तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो ये सब कुछ था कि कैसे जो ड्रग ट्रेड है पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके ये ग्रो किया है, कैसे इसमें चाइना एक तरह से एक इलीगल ड्रग इकोनॉमी है अपनी, उसको नार्को कॉलोनियलिज्म को चला रहा है। ये सब कुछ इसके बारे में था। थैंक यू।